नमस्कार। मैं कुलदीप कुंभावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन भाग 16 को लेकर। इससे पहले 15 भाग अपलोड कर दिए जा चुके हैं। छोटे छोटे वीडियो हैं, 10-10, 8-8 मिनट के वीडियो हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वे अवश्य देखिए। परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। साथियों, हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं में ये कथन अक्सर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, जितने आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही अच्छे वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। मैं पाठ्यक्रम नेट हिंदी नाटक के लगभग अधिकतर नाटक मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब दोस्तों, इससे अगला जो विषय होगा अपना हिंदी कहानी होगा, और कहानियों की संक्षिप्त अपन चर्चा इन वीडियो के माध्यम से करते रहेंगे। आज का वीडियो देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन भाग 16। स्वच्छंदता का आभास पहले पहल पंडित श्रीधर पाठक ने ही दिया। अपन बात करने जा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान की अपन बात करने जा रहे हैं। और स्वच्छंदता का आभास श्रीधर पाठक ने दिया। उन्होंने प्रकृति के रूढ़िबद्ध रूपों तक ही न रहकर अपनी आंखों से भी उसके रूपों को देखा। केवल प्रकृति तक ही, प्रकृति के जो अब तक जो लिखे आ रहा था, साहित्य जो लिखा आ रहा था, वहाँ तक ही सीमित नहीं थे। इन्होंने अपनी आंखों से देखा, मानवीकृत किया उसको, प्रकृति को, और काव्य में स्थान दिया। इसी कारण पंडित श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म के प्रवर्तक ठहरते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना है। द्विवेदी जी हिंदी में सरस्वती पत्रिका द्वारा बराबर कविता में बोलचाल की सीधी सादी भाषा का आग्रह करते, जिससे इतिवृत्तात्मक पद्यों की खड़ी बोली में ढेर लगने लगे। इतिवृत्तात्मक मतलब ऐसी पद्य रचना जो एक कहानी लिए हुए होती है, ऐसी रचनाओं के ढेर लगने लगे। और ऐसी जो रचनाएं थी वह एकदम सीधी सादी आम बोलचाल की भाषा थी। महत्वपूर्ण कथन है। अगला कथन है, जैसी चलती और रसीली श्रीधर पाठक की ब्रज भाषा होती थी, वैसे ही कोमल और मधुर संस्कृत पद विन्यास भी। ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। बद्धापन इनमें न था, न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में। ये महत्वपूर्ण कथन है श्रीधर पाठक में। मतलब इनके काव्य में किसी तरह का कोई बद्धापन न था। प्रतिभाशाली थे, भावुक थे और सुरुचि संपन्न कवि थे। विषयों को काव्य का पूरा पूरा स्वरूप देने में चाहे श्रीधर पाठक सफल न हुए हो, अभिव्यंजना के वाग वैचित्र्य की ओर उनका ध्यान चाहे न रहा हो, गंभीर नूतन विचारधारा चाहे उनकी कविताओं के भीतर कम मिलती हो, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा प्रसाद था कि जो बात उसके द्वारा प्रकट की जाती थी उसमें सरसता आ जाती थी। मतलब इनका जो काव्य था, चाहे गंभीर विषय ना हो, लेकिन इन्होंने जो काव्य लिखा है वह काव्य सरसता लिए हुए होता था। यह महत्वपूर्ण कथन। इसके आगे देखते हैं। अपने समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठक जी ने सबसे अधिक किया है। द्वितीय उत्थान में प्रकृति वर्णन करने में श्रीधर पाठक अग्रणीय है, और इनकी पहली रचना एकांतवासी योगी बहुत प्रसिद्ध रचना रही है। इससे हिंदी प्रेमियों में वे प्रकृति के उपासक कहे जाते हैं। बड़ी भारी विशेषता प्रिय प्रवास काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास, जो काफी प्रसिद्ध है और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, जो संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है, जिसका परिमाण करना बहुत कठिन काम है। द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। द्वितीय उत्थान में पद्य की अगर बात की जाते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को एक प्रणाली के रूप में पाते हैं। इसी कारण से प्रवर्ती विद्वानों ने इस युग को एक द्विवेदी युग के नाम की संज्ञा दी है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी और बहुत से लोग ब्रज और अवधि आदि का मेल भी कर देते थे। सरस्वती के संपादन काल में उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली के कविता करने लगे। उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके वे सरस्वती में दिया करते थे। कहने का आशय है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा को परिमार्जित करने का कार्य करते थे। जो भाषा अवधि या ब्रज में आती थी उनको वह एक परिष्कृत रूप में करके उस सरस्वती पत्रिका में छापते थे और खड़ी बोली में काव्य लिखने के लिए तत्कालीन साहित्यकारों को प्रेरित किया करते थे। गुप्त जी की ओर से पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती निकली, जो 1912 में निकली थी। गुप्त जी की प्रसिद्धि का आधार भारत भारती ही है। इसी कारण से ये महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित हुए हैं। आगे देखते हैं। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग् वैचित्र्य इत्यादि का विधान भारत भारती में न था। कहने का आशय है कि रस चाहे न हो, वाग् वैचित्र्य न हो, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई। तत्कालीन समय में यह रचना बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। इसी कारण से यह मैथिली शरण गुप्त जो है वह राष्ट्र कवि कहलाए। साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। जो साकेत काव्य है उसमें 2 सर्ग तो उर्मिला को आधार बनाकर ही लिखे गए हैं और साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। अगला है, गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। कालानुसरण मतलब जो विशेषताएं चली आ रही है उनका अनुसरण करने की क्षमता इनमें थी। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि यह निसंदेह कहे जा सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि कहा है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये कथन परीक्षा में खूब बार पूछा जा चुका है। भारतेंदु के समय में स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी उसका विकास भारत भारती में मिलता है। भारत भारती इनकी रचना कि भारतेंदु ने जिस राष्ट्रीयता की भावना, जिस देश प्रेम की भावना से संबंधित काव्य लिखना प्रारंभ किया था, जिसमें भारत दुर्दशा इनका प्रमुख नाटक है, प्रबोधिनी इनकी कविता है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य मैथिली शरण गुप्त ने किया था। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। ये ध्यान में रखना, सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? शुक्ल ने। प्रतिक्रिया का दर्शन करने वाले अथवा मध्य में झूमने वाले कवि नहीं, सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। प्राचीन के प्रति कि भारतेंदु से संबंधित जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं को अपनाया और नवीन जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं का भी इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया। आगे देखते हैं। लोचन प्रसाद पांडे का हृदय कहीं कहीं पेड़ पौधों तक की दशा का मार्मिक अनुभव करता पाया जाता है। यह भावुकता इनकी अपनी है कि लोचन प्रसाद जी जो थे वह पेड़ पौधों तक की मार्मिक दशा का अनुभव करते हैं। गया प्रसाद शुक्ल से नहीं हिंदी के बड़े ही भावुक और सरस हृदय कवि थे, जो त्रिशूल उपनाम से भी कविताएं लिखा करते थे। स्वदेश भक्ति की जो भावना भारतेंदु के समय से चली आती थी उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्षक रूप त्रिपाठी जी ने प्रदान किया। रामनरेश त्रिपाठी की बात करते हैं जिनकी मिथक, स्वप्न आदि जो रचनाएं थी जो राष्ट्र प्रेम से संबंधित थी, कि भारतेंदु की जो भावना थी स्वदेश भक्ति की उसका सुंदर रूप हमें भारतेंदु का वह त्रिपाठी अर्थात रामनरेश त्रिपाठी के काव्य में देखने को मिलता है। सत्यनारायण कवि रत्न रीति काल के कवियों की परंपरा पर न चलकर वे या तो भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले हैं अथवा भारतेंदु काल की नूतन कविता की प्रणाली पर। ब्रजभूमि और ब्रजपति
का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी। दोस्तों ये कथन परीक्षा में पूछा हुआ है, ये कथन पूछा जा सकता है आपसे। ब्रज के अतीत दृश्य उनकी आंखों में फिरा करते थे। सत्यनारायण कवि रत्न जो ब्रज भाषा के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, ये कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर भी चले हैं और भारतेंदु की नूतन कविता की प्रणाली पर भी चले हैं। दोस्तों अब बात हो चुकी है, द्वितीय उत्थान है उसकी पूर्णतः बात हो चुकी है। अब अपन बात करेंगे तृतीय उत्थान की, तृतीय उत्थान के काव्यखंड की, जिसे छायावाद के नाम से हिंदी साहित्य संसार में जाना जाता है। उसकी संपूर्ण बातें अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, जो रामचंद्र शुक्ल के कथनों का अंतिम भाग होगा, भाग 17। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।